द्वितीय के बदले ये संधि। तो लास्ट यहाँ तक तो आपने पढ़ा था। इससे आगे के जो डेटा जान ये तो लिखा हुआ है आपके। चलो पॉइंट नंबर 1 लिख देंगे। इस संधि में ये हुआ है, ध्यान से। एक तो ये था कि इस संधि में स आलम को गढ़ा तथा इलाहाबाद का क्षेत्र मिला। एक पॉइंट तो ये मतलब क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि मुगल शासक शालम द्वितीय को गढ़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो किस संधि के द्वारा मिला? इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा, राइट। अगर बात करें रॉबर्ट क्लाइव, या रॉबर्ट क्लाइव की जगह कभी कभी बड़ी आ सकता है अंग्रेज। तो अंग्रेजों को क्या है बच्चों, इसी संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी। दीवानी मतलब ये आशिकों वाली दीवानी नहीं, दीवानी मतलब है क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, यानी ताकि ऐसा क्षेत्र जहां के लिए कानून बना सके। समझ रहे हैं यहाँ पर? तो दीवानी का वर्णन क्या होता है यहाँ पर? क्षेत्र में। तो ये वाला इलाका किसको मिला? ये मिला था बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का जो क्षेत्र मिला था कंपनी को मिला है। यानी कि अब इन क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? तो यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार होगा अंग्रेजों के पास। इसलिए मैंने बैठक से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी मिली। ये जो आपने यहाँ तक। अब इस दीवानी जो मिली है इसके बदले में अंग्रेज क्या करेंगे बच्चों? शाह आलम को 50 लाख रुपए सालाना। क्लियर हो गया यहाँ पर? ये जनरली मूल सवाल तो ये है। चलो नोट कर लिया। ये भी हमारा इलाहाबाद की तो पहला सवाल आएगा आपसे कि इलाहाबाद की जो फर्स्ट ट्रीटी है तो ये संधि हुई कब है? 12 अगस्त 1765। दूसरा सवाल ये भी बन सकता है कि ये जो संधि हुई थी, अच्छा 12 अगस्त को दिवस कौन सा मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, राइट। ऐसे डेट याद करते रहो, मेंशन कर। चलो लिख लिया गया? आप इसकी व्यवस्था साउंड भी बहुत ज्यादा अगर ये सिस्टम सेटअप सही से दो चैनल लाइटिंग और माइक, क्योंकि ये मत कहना कि बच्चे नहीं भूलेंगे, भूलने के लिए तो बेचारा है आज भी इसलिए हम बनाना से कर सकते माइक लगाओ केड़ा वाला मैं आएगा। चलो ये अच्छा है ये अभी तो देखो चलो भाई बात नहीं। इलाहाबाद की दूसरी संधि ये होती है बच्चों 16 अगस्त 1765। मुझे बताओ कलर दिखाई दे रहा है? इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765। यदि आप इस संधि की बात करें कि संधि किसके बीच में हुई है तो ये एक तरफ जनरली हम अंग्रेज और एक साइड नाम लिख सकते हैं अवध का नवाब, इन दोनों के बीच में ये संधि हुई है। अच्छा अंग्रेजों की अगर बात करें तो अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव और उस टाइम पर अवध का जो नवाब है सुजाउद्दौला
सुजाउद्दौला, इन दोनों के बीच में यह संधि हुई। करना चाहते अब हम हेड डाल देंगे इस संधि की शर्तें। चलो भाई इस संधि की शर्तें मिलेगा। जो बच्चा बोला उसको बीच में चढ़ा। देखिए आपने तो जो इस संधि की शर्तों से एसएससी में अभी तक 2 सवाल जनरली एसएससी में सवाल जो ज्यादातर बनेगा तो इलाहाबाद की डायरेक्ट पूछे जाएगा कि पहली और दूसरी संधि किसके मध्य कब हुई है, ये सवाल से ज्यादा सवाल आएंगे। अब इसमें हुआ ये है, अभी आपने देखा होगा कि पहली संधि में ये कहा गया था कि शाह आलम को बड़ा भी दे दिया जाएगा, बड़ा मतलब वाला क्षेत्र यूपी में, और इलाहाबाद भी दे दिया जाएगा, जबकि ये क्षेत्र आते थे अवध के क्षेत्र। इसका मतलब ये पहले 2 वर्ड जान लो। एक शब्द सुनते होंगे आप सूबेदार, एक वर्ड है नवाब। सूबेदार का मतलब ये है कि मेन राजा तो मुगल ही, जैसे मैं अगर कह रहा हूँ कि मुगलों का सूबेदार है तो मतलब राजा कौन है, जो मेन सेंटर में बैठा होगा, उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा, जो आदेश केंद्र सरकार देगी उसी के आधार पर काम करता है मुगल। ठीक, अगर आप बोलते हैं नवाब तो नवाब मतलब होता है अपने आप में स्वतंत्र राजा। समझ गया आप, यानी कि अपना इनका राज्य है, ये अपने आप में सम्राट है, इनकी अपनी राजधानी है, इनके खुद के सिक्के चलते हैं, इनकी अपनी बटालियन है। बस ये क्या करते हैं कि केंद्र सरकार अटैक ना करके उसके बदले में हमको टैक्स देते हैं। समझ में गया आपको, केवल ये उनको कर देंगे, बाकी सारे कार्य इनके अपने रहेंगे। समझ में गया आपको, तो आपको ये समझना है कि ये जो राजा है तो ये भारत के राजा के अंदर नहीं आता है उसकी अधीनता में, लेकिन टैक्स देगा। जनरली अवध जो होगा वो अपने आप में एक राज्य होगा पूरा, उसकी एक राजधानी होगी, जैसे फैसलाबाद राजधानी नहीं मिला है। समझ में गया यहाँ पर, ये कहानी है। अब इस क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र भी पड़ता है, इसके क्षेत्र में कड़ा भी पड़ता है, इलाहाबाद भी पड़ता है, तो वो क्षेत्र था सुजाउद्दौला में। तो इससे ये तय किया गया कि वो क्षेत्र ये किसको देगा, शाह आलम। पॉइंट नंबर 1 नोट लिखेंगे हम। ठीक, पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 में आप लिखेंगे कड़ा प्लस इलाहाबाद के जिले सुजाउद्दौला शाह आलम को, शाह आलम कौन सा, शाह आलम सेकंड। ठीक, एक बात में ये कुछ ये सवाल ऑलरेडी तुम्हारा पूछे जा चुका है। ठीक है, तो कड़ा और इलाहाबाद पहली संधि में तो कह दिया गया था हम ये क्षेत्र दिलवाएंगे, दूसरी बात से कह दिया भाई हम लोग से वादा करते हैं वो क्षेत्र तुम मुझसे देने पड़ेंगे, तो ये कह रहा ठीक है बाबू। ठीक है, कहानी सेकंड पॉइंट, चुनार अंग्रेजों को मिला। चुनार एक जगह पड़ती है मिर्जापुर में, तारिक भैया वाला जो क्षेत्र है, सही अब किसमें इंटरनेट कनेक्ट हुआ चल ब्लैक है। अगली जो क्लास होगी बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें कभी क्लास मुझे पता है कितना स्टार्ट हो जाता है भैया का क्या मतलब के सारा क्या बताऊं ये सोच रहे हैं। चल देखिए आपने चुनाव जब कहा भी तो ये लिखेगा से ब्रेक में चुनाव जा रहा है पंजाब में, क्योंकि अगर आपने ऐसा पढ़ा होगा यदि बाबर वन के टाइम पर तो हुमायूं ने सबसे पहले युद्ध भी जो लड़ा था सेकंड युद्ध वो चुनाव में जाकर हराया था उसे शेरशाह सूरी। चलिए तो चुनाव का क्षेत्र किसको मिला है,
अंग्रेजों को। तीसरा पॉइंट लिखेंगे मित्रों, देखो गाजीपुर तथा बनारस, गाजीपुर तथा बनारस का क्षेत्र बलवंत सिंह को दिया गया। गाजीपुर तथा बनारस का क्षेत्र किसको दिया गया? बलवंत को दिया गया। गाजीपुर तथा बनारस का क्षेत्र बलवंत सिंह को दिया गया। किसको दिया गया? बलवंत सिंह। तो ये सारी जितनी भी घटनाएं आपने सीखी ये सेकंड ग्रेड की, क्लियर हो गया ना? चलो नेक्स्ट, हमारा टॉपिक चल रहा है बंगाल के नवाब, राइट? यहाँ तक टोटल नवाब बन गए होंगे कितने? 8। जरा चेक करके देखो लास्ट में कितने नंबर तक 8 हो गए। चलो तो अब आप हेडिंग डाल के लिखेंगे 90 नंबर का जो नवाब था बंगाल का, उसका नाम है नजमुद्दौला। कौन है? नजमुद्दौला। और ये नजमुद्दौला जो ये नवाब बना है, ये बना है जनवरी 1765 से 1766। और ये नजमुद्दौला है तो द सन ऑफ मीर जाफर। तो ये लाइन मैंने ऑलरेडी लिखा दी है। तो अब नजमुद्दौला जो बना है तो इससे सवाल नहीं है, एक तो तिरम में सवाल है, राइट? सवाल ये है कि जब भी ये घटना चल रही है उस टाइम की, उस टाइम में अगर हम पाएंगे तो बंगाल में क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने डबल शासन लगाया। कैसा शासन लगाया? तो आप पाएंगे कि बंगाल में क्या होता है कि बंगाल में लगाया गया द्वैध शासन। क्या लगाया यहाँ पे? डायरेक्टली गवर्नेंस सिस्टम, द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब एक तरह से समझ सकते हैं दोहरा शासन। तो ये दोहरा जो शासन है, आप पहले तो दोहरे शासन से क्या क्या सवाल बनेंगे? एक सवाल तो दोहरे शासन से ये बनेगा कि ये लागू इंप्लीमेंट कब हुआ था? तो 1765 में हुआ था और जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। कौन है भाई? तो एक सवाल मुझे बता दीजिए वापस, अंग्रेजों को बंगाल मिल गया, बिहार मिल गया, उड़ीसा मिला और इनकी दीवानी मिल गई। दीवानी अधिकार का मतलब है कानून बनाने के लिए अधिकार, राइट? लेकिन अभी भी बंगाल का नवाब भी है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने गेम ये खेला है, बोले एक काम करते हैं कि हम बंगाल में क्या करेंगे, यहाँ के कार्य को 2 भागों में बांट देते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जब बंगाल के कार्य को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि राजस्व मतलब भूमि का, उपज का, रेवेन्यू वाले भी मामले, ये दूसरा मालगुजारी। मालगुजारी का मतलब है व्यापार से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, इन कामों की जो रिस्पांसिबिलिटी जिम्मेदारी ली है, तो ये तो ले ली इंडिया कंपनी ने। बोले इन कामों पे पैसा का मामला देखिए, समझ गए यहाँ पर? जबकि बंगाल में पुलिस प्रशासन यानी कि यहाँ पर निजामत, निजामत का मतलब है यहाँ का प्रशासन। ये जो प्रशासन संभालेगा तो ये संभालेगा बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। तो एक तरफ से आपने यह सीखा कि रॉबर्ट क्लाइव ने, देखो आप इसको जनरली आप ऐसे समझ लो कि नजमुद्दौला जब बना था बंगाल का नवाब, इसके टाइम पर ही बंगाल में क्या शुरू होता है? दोहरा शासन। कब लागू हुआ था? 1765 में। किसने लगाया है? सवाल आएगा, बताइए कि बंगाल में दोहरा शासन पहली बार कब लगाया गया? 1700। किसके शासनकाल में? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? नजमुद्दौला था। सवाल यह है कि डायरेक्टली सिस्टम में दोहरा शासन होता है। दोहरा शासन मतलब है कि बंगाल के कार्य को 2 भागों में तोड़ दिया है कि बंगाल में जितने भी राजस्व से संबंधित मामले होंगे, इनकी जिम्मेदारी किसके पास आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई है। मालगुजारी मतलब जितने भी व्यापार से रिलेटेड कार्य होंगे, टैक्स वैक्स 10% के पास है, टोल टैक्स के सारे कार्य, ये सब कौन देखेगा? कंपनी के कार्यकर्ता देखेंगे। समझा गया यहाँ पर? दूसरा ये है कि अब निजामत कौन देखेगा बंगाल की? निजामत का मतलब है वहां का प्रशासन कौन चलाएगा? पुलिस यानी कि शांति व्यवस्था कौन बनाएगा वहां पर? लड़ाई झगड़े होती है तो सरकार के पास आप टैक्स समझा गया? तो ये बंगाल के नवाब के पास, इसी को कहते हैं बंगाल का दोहरा शासन। बंगाल में दोहरा शासन की एक घटना है। लेकिन फिर सवाल ये बनता है कि ये लागू हुआ था यहाँ पे,
लेकिन इसको समाप्त कब और किसने किया? अगली घटना जब नोट करेंगे यहाँ पे लिखते हैं देखो पहले यहाँ चलो देखिए बच्चों ये लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी कभी के द्वारा लिख लेना देखिए बच्चों चलो लिखना शुरू करेंगे लिखेंगे 1772-73 में 1773 1772-73 में वॉरेन हेस्टिंग ने 1772-73 में वॉरेन हेस्टिंग ने अंग्रेज शासन को समाप्त किया अंग्रेज शासन को समाप्त तो ये जो डबल शासन चला था तो ये 65 में चला गया और 72 तक चला 70 कभी कभी रेयर केस में 72 ये भी ग्रेड ना मिले आपको 73 73 74 ऐसे होते तब लगा करना जनरली होना कितना चाहिए राइट चलो अब आप सोचिए हम पढ़ रहे हैं बंगाल के नवाब तो 9 नंबर के बाद ये हो गया यहाँ तक इनके बाद में जो और बने उनके बारे में कोई खास कहानी नहीं है लेकिन फिर भी सवाल बन जाता है नाम से रिलेटेड या क्रम से तो 10वें नंबर का जो नवाब बना था सैफुद्दौला बना और ये 70 से आपका 66 में बना था तो ये कब तक रहा है 70 तक यानी कि 1766 से 1770 तक रहा तो इसके टाइम की कोई खास घटना है नहीं अगर आप घटना भी लिखना चाहेंगे तो एक घटना ये है कि आधुनिक भारत का बंगाल में पहला अकाल पड़ा था 1770 में समझ गया आपका तो यहाँ कौन लिख सकते हैं आधुनिक भारत का बंगाल में पहला अकाल 1770 में पड़ा अब यहां से भी डबल स्टैंडर्ड का सवाल बनता है क्या सवाल ये आ सकता है कि बंगाल में आधुनिक भारत में जो बंगाल में अकाल पड़ा है उस टाइम पर बंगाल का नवाब कौन है बंगाल का नवाब कौन है सैफुद्दौला ये भी क्वेश्चन रिवर्स पूछा एसएससी में क्वेश्चन ये आया था कि बंगाल का पहला अकाल जो पड़ा था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था वॉरेन हेस्टिंग सॉरी वॉरेन हेस्टिंग नहीं था
जॉन कार्टियर, कौन था? जॉन कार्टियर 69 टू 72 तक रहा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक डॉक्टर बना के लिख लो कि देखो ऐसे उस समय बंगाल का ब्रिटिश ब्रिटिश बंगाल का उस समय बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर जॉन कार्टियर। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ज्यादा था। हाँ एस टाइम पे भी मैं आपको स्टार लगाया, इसकी पावर में एनवाई लिखी है। लाइट ईयर जानते हैं? ये लाइट ईयर होती है सबसे लंबी दूरी मापने वाला यंत्र का, या फिर वार्षिक हो जाता है 9.4 देखो 9 मल्टीपल 4 into 6 मल्टीपल 10 की पावर 15 मीटर, इसको कहते हैं एक मीटर लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष सूरज की दूरी मापते हैं यहाँ से, ऐसे मुझे लगा 2 किलोमीटर है कितना समझ है। बताइए भाई बंगाल का जो आधुनिक भारत में जो बंगाल में पहला आधार बना था 1770 में, उस टाइम पर बंगाल का नाम कौन था? सियालकोला था। उस टाइम पर बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर कौन था? जॉन कार्टियर। ये दोनों सवाल यहाँ से कवर होते हैं। अगली लाइन ऐड करेंगे यहाँ से, बस इससे यही है। अब बात कर रहा हूं मैं कौन सा बच्चों, देखो 11वें नंबर का कौन सा बच्चों? 11वां नवाब। तो 11वां बना था शेख के बाद में मुबारक उद्दौला। कौन बना है? देखो मुबारक उद्दौला, जिसका टाइमिंग है 1770 से लेकर 1775 तक। मुबारक लिखिए भाई, ये रिसेंट में तो नहीं बोल रहे कभी डेटा वहां लिख आया नाम के लिए पेपरों में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कल की क्लास बची हुई आपकी, परसों से तुम्हारा टेस्ट होगा। जितना ये सब राज्य पढ़े हैं हैदराबाद कर्नाटक कर्नाटक, और इस बार क्वेश्चन लगभग टेस्ट को मानते तो उससे कम की प्रैक्टिस करा के तो सवाल छूटेंगे। तो सवाल तो भी हमारा है कि मुबारक उद्दौला समझने पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि जब मुबारक उद्दौला था बंगाल का नवाब, तो ये रह गए नाम मात्र के नवाब। क्या रह गए? क्योंकि कहानी ये है कि जब की घटना ये थी कि जिस समय के बंगाल में क्या बने, ये बंगाल में नवाब बने, इसके कुछ ही दिन बाद ध्यान से सुनो, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून बनाया गया जिसको आप कहते होंगे 1773 का एक्ट, याद है वाली कहानी। और इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका कहानी ये है सर कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया, तो खाली नाम थोड़ी ना चेंज किया गया, पावर भी बढ़ी है इसकी। और इसने अपनी उसी पावर का यूज करते हुए इसने क्या किया है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1775 में बंगाल से नवाब का पद हमेशा के लिए दिया। समझा है कि नहीं? तो पहले इतना फ्रेम नोट कर लो, फिर आगे का पॉइंट में बोलो। यानी कि इसका मतलब इतना सा ये समझेंगे कि यही मुबारक उद्दौला बन जाएगा बंगाल का अंतिम नवाब। तो कहानी क्या रही है सर? कहानी ये है कि जिस समय मुबारक उद्दौला बंगाल का नवाब बना था, उसी के टाइम पर 1773 का एक कानून बना है जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज करके क्या रखा गया? गवर्नर जनरल।
और इस तरह से बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये कहानी हमारी इनबिल्ट है, जबकि हमने संवैधानिक विकास में ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आप चाहो तो वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है? बंगाल का गवर्नर जनरल, राइट। अब लिखे जरा ये लिखे आपने, इतना लिखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग ने वॉरेन हेस्टिंग ने वॉरेन हेस्टिंग ने 1775 1775 वॉरेन हेस्टिंग ने 1775 में 1775 में बंगाल से नवाब का पद समाप्त। इस तरह से बंगाल में से नवाब का पद क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ, अगली लाइन हम हैशटैग के ऊपर लिख सकते हैं। हैशटैग मीनिंग्स वेरी प्रोमिनेंट। तो आप बोल सकते हैं बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो मुबारकपुर। ठीक है भी, एक लाइन तो ये बने कि बंगाल का अंतिम नवाब। बहुत बारी सवाल ऐसे सीख पूछ चुका ऑलरेडी कि बंगाल का अंतिम नवाब भाई साहब कौन था? मुबारकपुर। एक लाइन ये है, एक लाइन और है, ये रेयर में मतलब कुछ ही पेपरों में सवाल आया होगा। सवाल ठीक ठाक है। एक व्यक्ति है एलिजा इम्पे, जानते हो क्या आप? हाँ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था, उसके तो एलिजा इम्पे ने एलिजा इम्पे ने मुबारकपुर फैंटम की उपाधि थी। इसकी उपाधि दी है फैंटम। फैंटम जैसे कि तो आ रहे हैं, देखिए भाई क्या हो जाना है। एसएससी का सवाल ये रहा है कि इनपे ने बंगाल के किस नवाब को फैंटम की उपाधि दी थी? तो ये मुबारकपुर को दी थी और ये बंगाल का नवाब। तो ये सारे मतलब सब नवाब खत्म हो गए। कुछ सवाल है जो फैक्ट के रूप में कभी कभी पूछे जाते हैं, समझ में गया आपको? तो आप हेडिंग आगे लिखेंगे, तो ऐसे लिखो प्रमुख फैक्ट, प्रमुख तथ्य, प्रमुख तथ्य। अब सुनो ध्यान से, बंगाल में जो लोग माल गुजारी वस्तु देते उनको नाजिम कहा लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? बंगाल में माल गुजारी, बंगाल में माल गुजारी, बंगाल में माल गुजारी वसूलने वाले अधिकारियों को, बंगाल में माल गुजारी वसूलने वाले अधिकारियों क्या कहा जाता था? नाजी भी रहते ना, आगे कुछ बताना। चलो क्या कहा जाता था? जबकि कई बार नाम आता है नाइक नाजिम। क्या नाम आता है?
नाइल नाजिम, तो ये नाम भी आ सकता है, तो इसी से याद रखें। ठीक, वेरी गुड। एक और कहानी नया है सेट, बड़ा स्पेशल। नेक्स्ट पढ़ेंगे। ऐसे समझिए कि बंगाल में क्या होता था कि बाई फोर्स काम कराया जाता था, जिसको एक तरह से बोल सकते हैं गुलामी प्रथा, दास प्रथा या बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी की प्रथा को क्या कहा गया है, ये सवाल है। लिखेंगे, देखो बंगाल की बंधुआ मजदूरी प्रथा को क्या कहा जाता था, सांगड़ी प्रथा। ये सवाल आ रहा है, जिनके नाम मंगल अलग अलग, लेकिन पता नहीं चल रहा ये है कहां से। तो सवाल आ सकता है सांगड़ी प्रथा क्या थी। ठीक, तो ये क्या है, बंधुआ मजदूरी, राइट। फिर हेडिंग डाल लिखेंगे मदर ए मास, मदर ए मास। अरे ये बहुत रिपीटेड सवाल है, मैं कर मदर ए मास। क्वेश्चन है कि मदर ए मास क्या है, सुनो ध्यान से। बंगाल के नवाबों के द्वारा, किसके द्वारा, नवाब, बंगाल के नवाबों के द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए दी गई अनुदान में भूमि। बंगाल के नवाब के द्वारा, बंगाल के नवाबों के द्वारा, किसके द्वारा भी, बंगाल के नवाबों के द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए, बंगाल के नवाबों के द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए दी गई भूमि, भूमि जमीन क्षेत्र। ठीक, धार्मिक कार्यों के लिए जो भूमि दी जाती है उसको क्या बोलते थे, मदर ए मास। ये सवाल बने हैं। ठीक, तो ये पूरा हो गया है आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट बंगाल के नवाब तक। ठीक, अगला राज्य हेडिंग डाल के लिखेंगे अवध, नया टॉपिक नेक्स्ट। कम से विस्तार तो लिखा है, 2 मिनट में विस्तार हो जाए हेडिंग। अवध देखो, एक सवाल तो ये बनेगा, अवध राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, आदत खान को माना जाता है, उसकी स्थापना की है तो वाइसरेड। फिर क्वेश्चन सबसे पूछे जाता है कि अवध राज्य का विस्तार कहां से कहां तक है। पहले तो इसकी जान रखना जो मतलब क्षेत्र जहां तक लिखा है। अगर अवध क्या है, कुछ मानवीय को मैंने लिखा है यहां पर अवध राज्य, ये है कौन सा राज्य, अवध राज्य। तो अवध राज्य का विस्तार हमें देखने को मिलेगा कौन से राज्य में, यूपी में मिलेगा मूल रूप से। ठीक, लेकिन पूर्व में विस्तार कहां तक था, यदि ये सवाल है क्या पूछा कि पूर्व में विस्तार कहां तक है, पूर्व में विस्तार कर्नाशा नदी तक। तो पूर्व में विस्तार कहां तक, कर्नाटक, कर्नाशा नदी तक है। अगर आज से पश्चिम में विस्तार पूछेगा तो रुहेलखंड राज्य तक था। ठीक,
इस राज्य के उत्तर में वहां कहा था कौन लोग शासन कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर उत्तर में देखेंगे तो मुगलों का राज है। यदि आप उत्तर का मतलब है यहाँ से दक्षिण, यहाँ पर आप पाएंगे ये मुगल मत जनरली भारत में मुगलों का राज। ठीक, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मुगल प्लस अंग्रेज मिल जाएंगे, इधर आपको मुगल प्लस मराठा मिल जाएंगे, बुंदेलखंड की साइड में आपको जाट भी मिल जाएंगे। फिलहाल आपने थोड़ी बहुत स्थिति पता चली कि सर यूपी में अवध लखनऊ के आसपास वाला पूरा क्षेत्र मानेंगे हम लोग, तो इधर बिहार की साइड में कर्नाटक नदी तक है इसका विस्तार, और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र पड़ता है ये आपका रामपुर बरेली वाला क्षेत्र। इसीलिए आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी होता है एनजेपी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। तो ये जो क्षेत्र है अवध है, तो यहाँ का संस्थापक माना जाता है कौन? सारद खां। ठीक, इतना लिखे आपने। इतना लिखने के बाद अगली हेडिंग बनेगी अवध के नवाब। कर्नाटक नदी आपके तो कर्नाटक जर्मनी जो है, जो घाघरा नदी है उसी का नाम है कर्नाटक। समझा क्या? घाघरा का नाम घग्गर, घग्गर जो है ये पड़ती है हरियाणा राजस्थान वाले राज्य। समझा क्या? देखिए नहीं ऐसा पढ़ेंगे एनसीआर का क्या मतलब है? नहीं अरे दिल्ली का सवाल तो सभी बच्चे जल्दी से सीख रहे हैं। मैंने माना ये दिल्ली ध्यान से वो क्या रहा था, पूरे भारत से लोग जाके कहाँ रहना चाह रहे हैं? दिल्ली में। सब लोग कहाँ भाग रहे हैं? इससे क्या हो रहा है कि दिल्ली पर बर्डन पड़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। जब ज्यादा पॉपुलेशन एक जगह होगी है ना, ज्यादा जनसंख्या का होगा, तो यार इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है? बढ़ गई है। तो इसके बढ़ने से ट्रैफिक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ट्रैफिक के बढ़ने से ट्रैफिक भी बढ़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन से प्रॉब्लम आएगी, अरे कानून व्यवस्था लड़ाई झगड़ों में ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ये जो समस्या थी सरकार ने क्या कहा कि भाई सरकार पूछी कि तुम आए कहाँ से? बोले सर हम गाजियाबाद से आकर हैं। बोले तुम कहाँ से? बोले हम मथुरा से आके आ रहे हैं। बोले भाई साहब तुम कहाँ से आए हो? बोले शामली से। बोले तुम कहाँ से? बोले मैं भरतपुर से आया राजस्थान से। बोले तुम कहाँ से? हरियाणा से। तब सरकार ने सोचा क्यों ऐसा करें कि लोग तुम यहाँ क्यों रहे? बोले सर दिल्ली सरकार में ये फैसिलिटीज है। तो फिर सरकार ने क्या किया, बोले एक काम करो कि दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में वो सारी योजना फ्री कर दो जो दिल्ली में है। समझ गया आपको? तो इसीलिए कह दिया गया कि भाई ये वाला जो दिल्ली है, दिल्ली का ये वाला क्षेत्र को कहा जाएगा एनसीआर। एन का मतलब है नेशनल, सी का मतलब कैपिटल, आर का मतलब है रीजन। मतलब वो कह रहे हैं कि दिल्ली अब ये नहीं है भाई, जो चीजें यहाँ है वो यहाँ पर भी की जाएंगी। वही अपने गाँव में दिल्ली बनाओ, इसलिए बनाया गया एनसीआर। लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। चलो इससे आगे का डेटा